जो अभी मुख्य परीक्षा चल रही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 24 अप्रैल से 29 के बीच, तो उसके जो पेपर हैं वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आज दूसरा पेपर था तो वो पेपर देख रहे हैं, सेकंड पेपर। तो ये है, इसमें देखते हैं हम किस टाइप का आया है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें क्या क्या लिखना था, किस तरीके से लिखना था, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखते हैं। तो देखो, पहला जो ये 3 खंडों में पेपर आया है, पहला खंड है उसके प्रश्न देख रहे हैं। इसमें 15 क्वेश्चन दिए हैं, इनको 10 शब्दों में लिखना था। मतलब यहाँ पे एक पंक्ति में बोला है और प्रत्येक के क्या है 3 अंक हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ये उद्देश्य प्रस्ताव से पूछा है, जो हमारी प्रस्तावना है। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखना था, 3 शब्द। ये इसका क्या है, ये कब लाई गई थी, इसे किसने प्रस्तुत किया था, तो जैसे ये, और इसको कब स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, ये लिखना था। और उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ इसमें शब्द डाल सकते थे, या शुरू से एंड तक पहला शब्द और लास्ट वाला शब्द। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। अब चूंकि जो हमारा संविधान है उसकी विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन्होंने 3 प्रमुख विशेषताओं को बोला है, तो 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है इसमें। अगला तीसरा प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो 10 शब्द में लिखना है। तो एक तो यहाँ पे ये न्यायिक पुनरावलोकन है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 13 में ये है ना। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, आर्टिकल लिखना है इसमें। और दूसरा, इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा किस तरीके से व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। अगला चौथा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है, जो हमारा CAG है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल और ये कौन से भाग में दिया गया है, तो ये 148 जो आर्टिकल है हमारा, 148 से 151 के बीच इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसकी कौन कौन क्या रहती है संरचना वगैरह, तो वो इसमें लिखना है। अगला 5वां प्रश्न है, प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। तो ये क्या है, जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण है 1985 में बनाया गया था, उसके केवल कार्यों को लिखना है, वो भी मुख्य कार्य लिखना है इसमें, 3 से ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 शब्द में लिखना है, भाषाई अल्पसंख्यक। अब भाषा के आधार पर कौन कौन से अल्पसंख्यक रहती हैं, तो उनको लिखना है। जैसे हमारे जो देश है उसमें बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें केवल 22 भाषाओं को परमिशन दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा तो नहीं बोला है कि भाषा उनके आधार पर अल्पसंख्यकों को बताइए, लेकिन भाषाई आधार पर बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से उनके नाम लिखना पड़ेगा। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया था। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी, ये क्या है, जो हमारी क्या बोलते हैं स्थानीय स्वशासन है, उसके लिए इसका गठन किया गया था। तो ये 1957 में गठित की गई थी। और ये क्यों की गई थी, तो मैंने ये बता दिया, तो इसमें ये लिखना है इनको। अगला क्वेश्चन है, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। तो भाई इसमें 2005 का जो अधिनियम है बाल संरक्षण, उसको पूछा है, उसके केवल उद्देश्य लिखना है, बालकों के लिए क्या क्या उसमें उद्देश्य रखे गए हैं। लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे सिद्धांत का थोड़ा सा बताना है, 2-3 पॉइंट इसमें लिखना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं। तो जो कौटिल्य हैं उनके अनुसार जो राज्य के अंग रहते हैं, वैसे उन्होंने क्या एक षड्गुणी दी है, जिसमें 6 चीज़ें बताई गई हैं, जो क्या बोलते हैं शरीर के अंगों से तुलना की गई है। एक विदेश नीति भी बताई है,
और उनका तो इस तरीके से उनके 6 अंग उसमें बताए गए हैं, जैसे आँख, कान, नाक और ये हाथों की अलग अलग चीज़ों से तुलना की गई है, तो वो इसमें लिखना है राज्य के अंगों के रूप में। टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्या है, टैगोर के अनुसार लिखना है, उन्होंने मेंशन भी कर दिया है। 12वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन से हैं? तो जो जयप्रकाश नारायण थे उनके क्या है, लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में बताना पड़ेगा, 5 स्तंभ। ठीक है, 5 नाम लिखना है ओनली। नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या हैं? तो जो नया लोक प्रबंधन है उनके 3 ई लिखना है। अगला क्वेश्चन, ये मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को अंकित कीजिए। देखो ये क्या है, सोशोलॉजी से, सॉरी ये हमारे जो क्या है आर्ट द जो थिंकर्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन चाहे पॉलिटी में जो दिए गए हैं। तो मैक्स वेबर के बारे में, यहाँ पे मैक्स वेबर के प्राधिकारों के बारे में पूछा है। आदेश की एकता का विचार कीजिए, अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये क्या है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे 15। तो यहाँ पे क्या है, 10 वर्ड में इनको लिखना था, 1 से 2 लाइन में। अब क्या है, दूसरा खंड है, इसमें क्या है 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है, देखो ये, अब पहले तो क्या होता था, ये 10 क्वेश्चन में क्या है ऑप्शन मिल जाते थे, लेकिन इस बार क्या है 10 में से 10 ही, मतलब 10 क्वेश्चन पूछे हैं और 10 को ही यहाँ पे करना है, तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है यहाँ पे। पहले क्या होता था, ऑप्शन मतलब ऑप्शन से मतलब 10 क्वेश्चन करना होते थे, उसमें क्या है 12 से 13 14 क्वेश्चन आते थे, तो वहाँ पर थोड़ा ना एक राहत मिलती थी। अब यहाँ पे क्या है 10 में से 10 ही करना है। तो देखो क्या है ये, इसका पहला क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। तो भाई जो संविधान संशोधन हुए हैं उनके अनुसार क्या क्या सामाजिक और आर्थिक कदम उठाए गए हैं वो हमें लिखना है। यहाँ पर संविधान जैसे क्या है, जो संविधान संशोधन हुए, जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या है हमारे जो DPSP हैं वहाँ पे क्या क्या जोड़े गए थे, जैसे 39A में कुछ जोड़ा गया है, 48A में कुछ जोड़ा गया है, 43A में कुछ जोड़ा गया है ना। और इसी प्रकार से जो हमारे क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार है उनमें भी कुछ संशोधन किए गए हैं जो जोड़े गए हैं सामाजिक समता के लिए, वो हमें यहाँ पर लिखना है। केवल 50 शब्द में लिखना है, यानी कि 6 से 7 लाइन में, ज़्यादा लाइन में भी नहीं लिख सकते। राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण बताइए। तो यहाँ पे क्या है, ये राज्य के बारे में पूछा है और उसकी मांग के क्या क्या कारण है वो यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो नीति आयोग बनाया गया है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं उनको लिखना है, थोड़ा सा उनको डिस्क्रिप्ट करना है। अगला, भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्यों एवं कार्यों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जो भारतीय चुनाव आयोग है उसके क्या क्या कर्तव्य रहते हैं और क्या कार्य रहते हैं, है ना, जैसे चुनाव करवाना, प्रचार प्रचार के लिए आचार संहिता लागू करना, तो वो यहाँ पर लिखना है ना। अगला, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें पूछी गई हैं एक क्वेश्चन में। एक तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें 4 सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये संरचना में आ जाएगा। उस शक्तियों में इनके मतलब जो जनजाति आयोग है तो जनजातियों के बढ़ावा देने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान रहते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। अगला 6वां क्वेश्चन है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चर्चा कीजिए। तो भाई यहाँ पे क्या है, ये प्रेस के बारे में पूछा है, लोकतंत्र से जोड़ के इसमें लिखना है। राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है, राम मनोहर लोहिया के अनुसार है। 7वां क्वेश्चन, 8वां क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप न्यासदारता सिद्धांत को समझाइए। यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है केवल वही लिखना है। ठीक है। अगला, प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उसके फायदों की चर्चा कीजिए।
ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्ता एवं जिम्मेदारी, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोनों को डिस्क्रिप्टिव करना है और इनके कुछ पॉइंट्स लिखना है जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा। सत्ता और जिम्मेदारी के साथ साथ चलते हैं, कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, अगला जो तीसरा खंड है उसमें क्या है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, दीर्घ उत्तरीय है, लेकिन करने कितने हैं, यहाँ पे प्रत्येक के लिए 200 शब्द है ना। तो यहाँ पर करना भी है 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये है कि प्रत्येक के अथवा में क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो क्या है, ये प्रत्येक 11 नंबर का है और यहाँ पर थोड़ा ये है कि डिस्क्रिप्ट करना है 200 शब्दों में, यानी कि इसे क्या है, लगभग 2 से 2.5 या 3 पेज तक लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासकीय विभाजन की समीक्षा कीजिए। तो भाई जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है केंद्र राज्य संबंध और उनकी प्रशासनिक शक्ति विभाजन के बारे में। तो केंद्र राज्य की जो शक्तियों का विभाजन रहता है वो प्रशासनिक शक्तियों में लिखना है। तो देखो जो विषयों का बंटवारा है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये लिखना है। फिर जो क्या बोलते हैं न्यायाधिकरण रहते हैं, जैसे राज्यपाल, वो लिखना है। और जो राज्यपाल वगैरह है, राष्ट्रपति है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करना है। और जो नौकरशाही है उसका किस तरीके से विभाजन रहता है, तो ये प्रशासनिक विभाजन है। और उनके आर्टिकल्स लिखना है कि कौन से भाग में कहाँ से कहाँ तक ये लिखा है, और थोड़ा सा इनका डिस्क्रिप्टिव करना है, ठीक है। और अगला है, इसका अथवा है न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे जो जुडिशियल एक्टिविज्म का है, तो यहाँ पे इसका क्या, थोड़ा सा अपन को इंट्रो देना पड़ेगा। यहाँ पे इंट्रो इन द सेंस इसमें 4 से 5 लाइन का आप इंट्रो दे सकते हैं, और फिर इसके बाद बॉडी के रूप में लिखेंगे। बाद में 3-4 लाइन में आप क्या है, इसका 4-5 लाइन में लिख सकते हैं कंक्लूजन। तो ये न्यायिक सक्रियता के बारे में, मतलब जो न्यायालय हैं वो किस तरीके से क्या है, जो मतलब उनके अधिकार नहीं रहते उससे भी बढ़ चढ़ के वो अच्छे निर्णय दे देते हैं। तो उनके बारे में, जैसे कभी कभी सरकार की मतलब कुछ ऐसे कदम उठा लेती है सरकार, तो वहाँ पे कभी कभी जो न्यायालय है उन वहाँ पे एक अच्छा फैसला सुना देता है। तो उसके बारे में। अगला है, 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो देखो 1996 के बाद जो भारत में चुनावों में क्या क्या सुधार किए गए, तो 1996 के बाद लिखना है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे क्या है, आजकल हम देख रहे हैं जैसे नए नए क्या है जो आयोग रहता है, ऐप्स जारी करता है। फिर वो क्या है, कुछ जैसे जो फॉर्म भरते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें क्या क्या सुधार किए हैं। फिर आचार संहिता को लागू करने के लिए वो किस किस तरीके की गाइडलाइन जारी करता है, तो ये सब इसमें मेंशन करना है। और दूसरा सेम पोजीशन वही है कि इसमें इंट्रो लिखना है 4-5 लाइन का, फिर उसके बाद इसकी बॉडी, यहाँ पर फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना है। अगला इसका अथवा है, मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका समझाइए। तो यहाँ पे ये मीडिया से जोड़ के पूछा गया है मतदान को, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण में मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए। मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, जो मतलब वैसे हम आयोग पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में भी दी है ये आयोग, तो यहाँ पे सीधा आयोग पूछा है। और यहाँ पे क्या है, जो मानवाधिकार संरक्षण आयोग है उसमें पूरा लिखना है। देखो क्या पूरा से मतलब वही कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के द्वारा इसे लाया गया था, फिर इसमें क्या है, इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर लिखना है, फिर इसके कारण लिखना है, और फिर इसकी शक्तियाँ लिखना है, और इसके बाद में इसका कंक्लूजन करना है कि अभी तक इसने मतलब कितना प्रभावी रहा है, किस तरीके से इसने लोगों के लिए हेल्प की है। तो ये, और इसके अथवा में क्या है, संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो भाई यहाँ पे अब जो संवैधानिक लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार हैं, जो संविधान बना था उन्होंने संविधान में क्या क्या मतलब अपनी तरफ से क्या क्या उन्होंने आर्टिकल्स जोड़े हैं वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। दूसरा क्या उन्होंने वक्तव्य दिए हैं
संविधान के बारे में, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन है जो दीर्घोत्तरीय है, उसमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अगला इसका अथवा है, जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की धारणा का मूल्यांकन कीजिए। अब जो जयप्रकाश नारायण है, तो वो जयप्रकाश नारायण का दो प्रकार से पूछा गया है। एक उनके 5 स्तंभ भी पूछे हैं, है ना। यहाँ पे उनका सर्वोदय सिद्धांत भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे ये 11 नंबर में डिस्क्रिप्टिव रूप से लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन है उसको विषय के रूप में इसके किस तरीके से इसका विकास हुआ था, वो सारे चरण इसमें लिखना है। अथवा में क्या दिया है, इसमें स्थायी कार्यपालकों और राजनीतिक कार्यपालकों दोनों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। ठीक है, तो ये तो पार्ट ए था। अब पार्ट बी है, सेक्शन बी। तो मतलब ये इसमें क्या पॉलिटी था, पॉलिटी और जो थिंकर्स थे वहाँ से क्वेश्चन थे। अब क्या है, जो सेकंड पार्ट है इसमें जो सोशलॉजी है, एग्रीकल्चर है, समाजशास्त्र, एग्रीकल्चर और एमपी का जो पोर्शन है उससे जोड़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें भी उतने क्वेश्चन है जितने फर्स्ट पार्ट में थे। लगभग 15-30 क्वेश्चन है इसमें। तो क्या है, देखो पहले क्या है, वही 10 शब्द में लिखना है, प्रत्येक क्या है 3 अंक का है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है। तो भाई ये 3 मतलब 10 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे यही बताना पड़ेगा, ये जो संगठक योजना कब लाई गई थी, इसका क्या उद्देश्य था, है ना। अगला क्या है, खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो जो खुले बाजार की प्रक्रिया रहती हैं वो जो क्या बोलते हैं, जो रहती है ना, रेपो, रिवर्स रेपो, ये वहाँ ये उनको लिखना है यहाँ पर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण खुले बाजार की प्रक्रिया है, मतलब थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा नहीं, मतलब कितनी रेपो दर है, कितनी वो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो जो हमारा SDR है IMF में, तो वहाँ उसके बारे में थोड़ा लिखना है। ये हमारे 1 रुपया कितने SDR का रहता है और हमारा जो IMF है वहाँ पे कितना SDR है वो लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को समझाइए। तो सेम है, ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब आई थी, इसका क्या उद्देश्य है। अगला, मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश की जो दलहनी फसलें हैं वो यहाँ पर लिखना है। 3 से ज़्यादा लिखना है। अगला, किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है। और अगला 7वां क्वेश्चन है, शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, संवर्धित सूची में यह कब सम्मिलित की गई थी। तो भाई यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोल दिया कि अनुसूची में, और ये संवर्धित सूची में क्या है, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित की गई थी। अब इसका जो डेट है लगभग 1978 है जहाँ तक है, एक बार और कंफर्म कर लेना, 42 और 44 में है ना। तो ये वहाँ पे इसमें ऐड किया गया था। अगला है, किसने कहा है ना तो हिंदू और ना ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को अत्युत्साहित किया है। ये सोशलॉजी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के 3 क्या उद्देश्य रहते हैं, ठीक है, वो लिखना है। अगला 10वां क्वेश्चन है, सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है। तो किसने माना है उनका केवल नाम ही लिखना है। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ रहते हैं वहाँ से है
वैदिक काल से, तो वहाँ उसमें किस में मिलता है वो लिखना है। भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कुछ 4 प्रभाव लिखिए। हिंदू धर्म के तो हमारा जो समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़े हैं, तो 4 लिखना पड़ेंगे, केवल नाम लिखना है। जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव लिखिए। 5 नकारात्मक प्रभाव आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द में। मयारी क्या है, व्हाट इज मयारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य लिखना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है उसका। तो ये थे 10 शब्द में लिखने वाले 15 क्वेश्चन। अब क्या है, इसमें 10 क्वेश्चन है जो क्या है 6-7 पंक्तियों में हमें लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है और 50 शब्द में यहाँ पर लिखना है। तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की क्या भूमिका रही है। तो भाई देखो ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 लाइन में 1951 से लेके 1991 तक क्या सहायता रही थी वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम 1991 में क्या रिफॉर्म्स थे उनके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद 1991 से अभी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो ऐसे एक लाइन में वो लिख सकते हैं। अगला, भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण लिखिए। तो यहाँ पर सीधा उन्होंने बोला है कि क्षेत्रीय असंतुलन। अब पहले तो थोड़ा सा एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसके असंतुलन के कारण का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक लाइन में आप उसको डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर प्रकाश डालिए। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें उद्योगों का विकास के लिए क्या क्या अनुकूल कारक हैं, कैसी स्थिति है, क्या उनको कच्चा माल मिल रहा है, क्या उनको जो मजदूरों की उपलब्धता है, निवेश कितना जो निवेशक रहते हैं वो करने के लिए कितना तत्पर रहते हैं। तो इस टाइप के इसमें क्या है कारक लिखना पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2015 की महिला नीति में जो मेंशन किया होगा उसके तहत क्या कदम उठाए मध्य प्रदेश सरकार ने, वो वहाँ पे लिखना है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पूछा है तो उनके लक्ष्य लिखना है। अगला, वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 में उल्लिखित हस्तक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। तो जो 2011 की राष्ट्रीय नीति थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अगला क्या है, सभ्यता का टकराव क्या है। यहाँ पर सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बताना है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को समझाइए। अगला है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का। और अगला क्वेश्चन है, कुपोषण क्या है। तो इस तरीके से ये क्या थे जो 50 शब्द में हमें लिखना थे। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत ये हो गई है। पहले जो क्वेश्चन आते थे, पहले जो 2019 तक क्या होता था 6 नंबर के आते थे और वहाँ पे 10 क्वेश्चन करना होते थे और वहाँ पर 13-14 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार इसमें क्या हुआ है, डायरेक्ट जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो 10 ही पूछे ओनली, और 10 में से 10 ही करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो गया है। अब क्या है, यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय है, 200 शब्द में हमें लिखना है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है प्रत्येक के अथवा में उन्होंने दिया है, यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर और 5 नंबर में तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, जो तीसरा प्रश्न है उसमें जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो भाई यहाँ पर सीधा यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे हैं सीधे तरीके से। एक तो उन्होंने ये बोला है कि वित्तीय समावेशन क्या है, दूसरा इसमें ये बोला है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर अपन देखें तो क्या एक पेज में आप चाहो तो
वित्तीय समावेशन लिख सकते हो और एक पेज में इसके उद्देश्य लिख सकते हैं, ठीक है। और एक पेज में जो जनधन योजना का अभी तक जो मतलब डेटा के अकॉर्डिंग कितने जो किस किस तरीके से मतलब लाभ पहुंचाया गया है, जनधन कब से शुरू हुई थी, कितने खाते उसमें खोले जा, शुरू में कितने थे, अभी तक कितने खोले गए और कितना उनको लाभ पहुंचाया गया है। तो यहाँ पे इसके अथवा में भी है बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन से हैं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो बेरोजगारी को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इसके क्या कारण है बेरोजगारी के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसे बेरोजगारी को लिखते हैं किसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, और उसके कारण, ठीक है। फिर मेक इन इंडिया जो योजना आई थी उसको डिफाइन करना है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी इसमें लिखना है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में क्या है 4 क्वेश्चन उन्होंने मिक्स कर दिए। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो है उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं, उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना कर सकती है। मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो ये उद्यानिकी वाला है, ठीक है। इसमें थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा कि उद्यानिकी क्या है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में जो दोगुनी आय करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। और फिर ये कृषि विपणन की प्रणाली के बारे में अभी तक राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं, सेवा क्षेत्र में, और इसी में है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो भाई देखो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि सेवा वाला क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। अब जो सेवा वाला है देखो ये आप देख सकते हैं, एक तो ये अगर हम प्रशासनिक रूप से देखें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्षेत्र जैसे, और एग्रीकल्चर के अनुसार देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के अनुसार ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, जैसे बैंक है, ठीक है, बैंक है, परिवहन है ना, तो वो वाली गतिविधियाँ हमें लिखना पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग, अब पर्यटन उद्योग में क्या क्या नीतियाँ लाई हैं, क्या क्या योजनाएं चला रही मध्य प्रदेश सरकार, तो उनका यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। महिलाओं के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें क्या स्थिति है उनकी शिक्षा की, थोड़ा सा मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। पहले बताना पड़ेगा आंकड़े में कि हमारी जो महिला साक्षरता है वो कितनी है ना, हर कैटेगरी में SC ST OBC जनरल जो मतलब शिक्षा है उसमें। उसके बाद क्या क्या चुनौती हैं, मतलब किस तरीके से उनके शिक्षा स्तर में जो समस्या आ रही हैं वो उनको कैसे दूर कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनको लिखना है। इसके अथवा में वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निराकरण की विवेचना कीजिए। वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निराकरण की विवेचना करना है, ठीक है। और अगला 14 क्वेश्चन है पुरुषार्थ का अर्थ और समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये जो पुरुषार्थ हैं वो लिखना है और उनका समाजशास्त्र में क्या महत्व है वो लिखना है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्यों और कार्यों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर ये नातेदारी से ज़्यादा अच्छा ये स्वास्थ्य संगठन वाला है, इसमें क्या है डायरेक्ट पूछा गया उसके उद्देश्य कार्य, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बता देंगे स्ट्रक्चर वगैरह, तो यहाँ पे ये ज़्यादा सही रहेगा बजाय इसकी, है ना। तो इस तरीके से ये हमने क्या है आज जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया। मेन चीज़ तो हमने क्या क्वेश्चन पढ़े और थोड़ा सा उनके बारे में बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं।
तो ये क्या है, आज जो सेकंड पेपर था वो है सामान्य अध्ययन का। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा।